दुनिया की राजनीति में 1990 के दशक की शुरुआत में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो ये साफ हो गया कि अब सिर्फ अमेरिका ही दुनिया की महाशक्ति नहीं रहेगा। हाँ बिल्कुल, वो जो द्विध्रुवीय दुनिया थी वो खत्म हो गई। और फिर राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के कई और केंद्र उभरने लगे जो अमेरिकी प्रभुत्व को कह सकते हैं चुनौती दे सकते थे। जी, आज हम इन्हीं उभरते हुए शक्ति केंद्रों पर गहराई से नजर डालेंगे, खासकर यूरोपीय संघ यानी ईयू, फिर दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानी आसियान, और हाँ, चीन का वो जबरदस्त आर्थिक उदय। बिल्कुल। हमारे पास इनसे जुड़े कुछ दस्तावेज हैं जो इनकी शुरुआत, इनके विकास और दुनिया पर इनके असर की कहानी बताते हैं। जी, और हमारा मकसद यही है कि इन वैकल्पिक केंद्रों की ताकत, उनकी सीमाएं और भविष्य में उनके संभावित असर को समझें। बिल्कुल, और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि कैसे इन संगठनों ने पुरानी दुश्मनियों और अपनी कमजोरियों से उभरकर क्षेत्रीय स्तर पर नए समाधान खोजे, पर आधारित व्यवस्थाएं बनाई और अपने सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत किया। सही। हम चीन के नाटकीय आर्थिक उदय और वैश्विक राजनीति पर उसके गहरे प्रभाव का भी विश्लेषण करेंगे, और हाँ, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे महत्वपूर्ण एशियाई देशों की भूमिका पर भी संक्षेप में बात करेंगे। चलिए तो फिर यूरोप से शुरू करते हैं। दूसरे विश्व युद्ध ने यूरोप को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया था। हाँ, वो दौर बहुत मुश्किल था। तो बड़ा सवाल ये था कि क्या यूरोप को फिर से पुरानी दुश्मनी की आग में झोंक दिया जाए या फिर एक नई शुरुआत की जाए, नए सिद्धांतों और संस्थानों के साथ। और यहीं से यूरोपीय एकीकरण की कहानी शुरू होती है ना? हाँ, और इसमें अमेरिका की भी एक अहम भूमिका थी, खासकर शीत युद्ध के संदर्भ में। अच्छा। अमेरिका ने मार्शल प्लान के जरिए यूरोप की अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करने के लिए भारी आर्थिक मदद दी। हाँ, मार्शल प्लान का जिक्र तो आता है। जी, इसी मदद को सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन यानी OECD बना। ओके। जो पश्चिमी यूरोपीय देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक मंच बन गया। फिर 1949 में राजनीतिक सहयोग के लिए काउंसिल ऑफ यूरोप की स्थापना हुई। तो ये क्रमिक प्रक्रिया थी, धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली। बिल्कुल। एक अहम पड़ाव था 1951 की पेरिस संधि, जिससे यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय यानी ESCS बना। कोयला और इस्पात। हाँ, उस वक्त ये बहुत जरूरी औद्योगिक संसाधन थे, तो इनका प्रबंधन अहम था। इसमें फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग शामिल थे। अच्छा। फिर 1957 में रोम की संधियों ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC यानी एक साझा बाजार बनाने की दिशा में बड़ा कदम और यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय यूरेटम की नींव रखी। धीरे धीरे यूरोपीय संसद के बनने से इसे राजनीतिक आयाम मिला और सोवियत खेमे के पतन के बाद 1992 की maastricht संधि से यूरोपीय संघ EU का औपचारिक जन्म हुआ। maastricht संधि 1992। जी, इसने साझा विदेश और सुरक्षा नीति, न्याय और गृह मामलों पर सहयोग और एकल मुद्रा यानी यूरो का रास्ता खोला। तो EU सिर्फ एक आर्थिक गुट नहीं रहा, बल्कि एक राजनीतिक इकाई भी बन गया, जिसके अपने प्रतीक हैं, झंडा, गान, मुद्रा वगैरह। सही। स्रोत बताते हैं कि झंडे के 12 सितारे एकता और पूर्णता के प्रतीक हैं। हाँ, 12 की संख्या को पारंपरिक रूप से पूर्णता और एकता का प्रतीक माना जाता है। हाँ, और शेंगेन वीजा जैसी चीजें दिखाती हैं कि ये देश आपस में कितने जुड़े हुए हैं। एक वीजा लो और कई देशों में घूमो। सही है। EU समय के साथ एक आर्थिक संघ से कई ज्यादा एक राजनीतिक इकाई बन गया है। इसने पूर्व सोवियत ब्लॉक के देशों समेत नए सदस्यों को शामिल कर सहयोग का दायरा बढ़ाया है। लेकिन ये आसान नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। कई देशों के लोग इस बात से हिचकिचाते हैं कि EU उनकी राष्ट्रीय सरकारों की शक्तियां ले ले, और कुछ नए सदस्यों को शामिल करने पर भी पुराने सदस्यों में कह सकते हैं मतभेद रहे हैं। लेकिन वैश्विक मंच पर इसका असर तो काफी बड़ा लगता है, आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और यहाँ तक कि सैन्य स्तर पर भी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। आर्थिक तौर पर देखें तो 2016 के आंकड़े बताते हैं कि $17 ट्रिलियन से ज्यादा की GDP के साथ ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, अमेरिका के ठीक पीछे। दूसरी सबसे बड़ी? जी। इसकी मुद्रा यूरो, अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को सीधी चुनौती देती है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से भी ज्यादा है, और यही वो आर्थिक वजन है जो इसे अमेरिका या चीन जैसे देशों के साथ व्यापार विवादों में अपनी बात मजबूती से रखने का दम देता है। अच्छा, तो ये सीधे तौर पर उस अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देता है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। बिल्कुल।
इसके आर्थिक ताकत इसे पड़ोसी देशों के अलावा एशिया और अफ्रीका में भी प्रभाव देती है और WTO जैसे मंचों पर ये एक मजबूत आवाज है। और राजनीतिक और कूटनीतिक तौर पर? राजनीतिक रूप से भी इसका वजन है। स्रोत लिखने के समय इसके 2 सदस्य ब्रिटेन और फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य थे। हाँ, ब्रिटेन तो अब नहीं है EU में। सही कहा, अब नहीं है, लेकिन उस वक्त थे। और कई अस्थायी सदस्य भी होते हैं। इससे EU अमेरिकी नीतियों को प्रभावित करने की स्थिति में रहा है, जैसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर। दिलचस्प बात यह है कि इसने अक्सर सैन्य बल के बजाय कूटनीति, आर्थिक निवेश और बातचीत का रास्ता अपनाया है। हाँ, जैसे कि मानवाधिकार या पर्यावरण जैसे मुद्दों पर चीन के साथ उसकी बातचीत में दिखता है। अच्छा, आपने आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव की बात की, लेकिन क्या यूरोपीय संघ सैन्य मामलों में भी उतना ही एकजुट और प्रभावशाली है, खासकर जब हम अमेरिका या रूस जैसी शक्तियों से तुलना करते हैं? देखिए, सैन्य रूप से EU की कुल मिलाकर सशस्त्र सेनाएं दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी हैं। अच्छा। और रक्षा खर्च भी अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। फ्रांस के पास परमाणु हथियार भी हैं। ये अंतरिक्ष और संचार तकनीक का भी एक बड़ा केंद्र है। लेकिन यहाँ एकजुट शब्द पर थोड़ा ध्यान देना होगा। मतलब इसमें कुछ पेंच है। स्रोत में एक कार्टून का जिक्र है जिसमें EU को टाइटैनिक जहाज जैसा दिखाया गया था जब उसका संविधान बनाने की कोशिश नाकाम हुई थी। हाँ, पेच ये है कि EU एक सुपरनेशनल संगठन तो है, मतलब एक ऐसी इकाई जिसके पास सदस्य देशों से ऊपर कुछ शक्तियां होती हैं और वो आर्थिक सामाजिक मामलों में दखल दे सकता है। लेकिन विदेश और रक्षा नीति जैसे अहम मामलों में सदस्य देशों की अपनी अलग-अलग राय और नीतियां होती हैं जो अक्सर टकराती भी हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे इराक युद्ध पर ब्रिटेन अमेरिका के साथ था तो फ्रांस और जर्मनी ने इसका कड़ा विरोध किया था। ये तो बड़ा मतभेद था। बिल्कुल। फिर यूरोप के अंदर ही EU के एकीकरण को लेकर शक और सवाल उठाने वाले भी कम नहीं है, जिसे यूरो संशयवाद कहते हैं। यूरो संशयवाद? हाँ, जैसे मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा था। डेनमार्क और स्वीडन ने maastricht संधि और यूरो का विरोध किया। और एक सबसे बड़ा उदाहरण तो 2016 का ब्रेक्जिट है। हाँ, ब्रेक्जिट, जब ब्रिटेन ने जनमत संग्रह के जरिए EU से बाहर निकलने का फैसला किया। जी, ये सब अंदरूनी मतभेद मिलकर इसकी विदेश और रक्षा मामलों में एक सुर में बोलने और काम करने की क्षमता को सीमित करते हैं। समझ गया। चलिए, अब यूरोप से दक्षिण पूर्व एशिया की ओर चलते हैं। आसियान। इस इलाके ने भी उपनिवेशवाद का दंश झेला है, पहले यूरोपीय ताकतों का, फिर जापान का। बिल्कुल। आजादी के बाद गरीबी, पिछड़ापन, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां और ऊपर से शीत युद्ध का दबाव कि किसी एक गुट में शामिल हो जाओ। ऐसे मुश्किल माहौल में आसियान कैसे बना? देखिए, ये हालात टकराव के लिए बिल्कुल सही थे, लेकिन ये देश और टकराव झेल नहीं सकते थे। बांडुंग सम्मेलन या गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसे प्रयास एकता लाने में कह सकते हैं बहुत कामयाब नहीं हुए। तो फिर? तो इन देशों ने 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर दस्तखत करके एशियान यानी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन बनाया। बैंकॉक घोषणा पत्र 1967। कौन-कौन से देश थे शुरुआत में? शुरुआत में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड थे। बाद में ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी जुड़ गए और सदस्य संख्या 10 हो गई। तो एशियान के लक्ष्य क्या थे? और ये EU से अलग कैसे? सुनने में तो काफी अलग लगता है। हाँ, अलग तो है। मुख्य लक्ष्य थे आर्थिक विकास तेज करना और उसके जरिए सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास लाना। आर्थिक विकास? हाँ, साथ ही कानून के शासन और UN चार्टर के आधार पर क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखना। EU से ये इस मायने में बहुत अलग है कि यहाँ सदस्य देश अपनी संप्रभुता को लेकर बहुत सजग हैं। अच्छा। और किसी सुप्रानेशनल संस्था को ज्यादा ताकत देने के पक्ष में नहीं है। इन्होंने एशियान वे या आसियान तरीका अपनाया है। एशियान वे, ये क्या है? ये अनौपचारिक, बिना टकराव वाले और सहयोग पर आधारित बातचीत का तरीका है। राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान यहाँ सर्वोपरि है। मतलब ज्यादा औपचारिक नियम कानून नहीं? उस तरह से नहीं जैसे EU में है। इसके लोगों में चावल की 10 बालियां सदस्य देशों की दोस्ती और एकता दिखाती हैं और गोला संगठन की एकता का प्रतीक है। स्रोत बताते हैं कि 2003 में आसियान ने 3 स्तंभों पर आधारित एक समुदाय बनाने का फैसला किया। हाँ, ये 3 स्तंभ थे: आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। सुरक्षा समुदाय का क्या मतलब था?
ये इस विचार पर आधारित है कि आपसी विवादों को लड़ाई झगड़े से हल नहीं करना है। शांति से? हाँ, शांति, सहयोग, तटस्थता और एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल न देने के सिद्धांतों पर चलना है। इसी के तहत 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच ARF बना, जो सुरक्षा और विदेश नीति पर बातचीत का एक अहम प्लेटफॉर्म है। और आर्थिक समुदाय का क्या? क्या वही आसियान की मुख्य पहचान है? काफी हद तक हाँ। आसियान मुख्य रूप से एक आर्थिक संगठन ही है। हालांकि अमेरिका, EU या जापान के मुकाबले इसकी अर्थव्यवस्था भी छोटी है, लेकिन ये बढ़ बहुत तेजी से रही है। तेजी से बढ़ रही है जी। आर्थिक समुदाय का लक्ष्य है सदस्य देशों के बीच एक साझा बाजार और उत्पादन बेस बनाना, जिससे इलाके में आर्थिक और सामाजिक विकास हो। ये आपसी विवाद सुलझाने के लिए बने मैकेनिज्म को भी बेहतर बनाना चाहता है। निवेश, श्रम और सेवाओं के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र FTA बनाना इसकी प्राथमिकता रही है। और बड़ी ताकतें भी इसमें रुचि ले रही हैं। हाँ, अमेरिका और चीन जैसी बड़ी ताकतें भी आसियान के साथ FTA करने में दिलचस्पी दिखा रही हैं, जो इसके बढ़ते महत्व को दिखाता है। तो ऐसा लगता है कि आसियान का कद और प्रभाव बढ़ रहा है। कंबोडिया संघर्ष या पूर्वी तिमोर संकट सुलझाने में इसकी भूमिका रही है। हाँ, बिल्कुल। भारत के साथ इसके रिश्ते कैसे हैं? स्रोत में भारत की लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीतियों का भी जिक्र है। बिल्कुल, आसियान एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन बन चुका है। इसका विजन 2020 सिर्फ अपने क्षेत्र तक सीमित न रहकर अंतर्राष्ट्रीय भूमिका निभाने की बात करता है। भारत ने शीत युद्ध के दौरान आसियान पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन हाल के सालों में इसे बदलने की कोशिश हुई है। किसे? भारत ने मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड के साथ व्यापार समझौते किए हैं और 2010 से आसियान भारत FTA भी लागू है। अच्छा। आसियान की ताकत उसके सदस्य देशों, डायलॉग पार्टनर्स और दूसरे संगठनों के साथ लगातार बातचीत और सलाह मशवरे की नीति में है। ये एशिया का इकलौता ऐसा मंच है जहां एशियाई देश और बड़ी शक्तियां राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर खुलकर बात कर सकते हैं। स्रोत में एक दिलचस्प सवाल भी है, आसियान क्यों सफल रहा जबकि दक्षिण एशिया का सार्क उतना नहीं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या इसलिए कि आसियान में कोई एक देश बहुत ज्यादा हावी नहीं है? ये एक संभावित कारण हो सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। अब आते हैं चीन पर, जो पिछले कुछ दशकों में एक विशाल शक्ति केंद्र के रूप में उभरा है। हाँ, चीन की कहानी तो बहुत नाटकीय है। स्रोत में 2 तस्वीरें हैं। एक पुराना लाल पोस्टर जिसमें लिखा है समाजवादी रास्ता सबसे चौड़ा है, और दूसरी आज के चमकचमाते शंघाई की। ये विरोधाभास चीन की कहानी कहता है। बिल्कुल। 1978 के बाद से इसकी आर्थिक तरक्की तो कमाल की रही है, इसमें कोई शक नहीं। 1949 में माओ के नेतृत्व में क्रांति के बाद जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना तो अर्थव्यवस्था सोवियत मॉडल पर आधारित थी। सोवियत मॉडल। हाँ। चीन ने पूंजीवादी दुनिया से खुद को लगभग काट लिया था। उसके पास अपने संसाधनों और कुछ समय के लिए मिली सोवियत मदद के अलावा ज्यादा कुछ था नहीं। मॉडल ये था कि खेती से पैसा बचाकर सरकारी नियंत्रण वाले भारी उद्योगों में लगाया जाए। और बाहर से सामान? विदेशी मुद्रा की कमी थी, इसलिए बाहर से सामान मंगाने के बजाय देश में ही बनाने पर जोर दिया गया। आयात प्रतिस्थापन जिसे कहते हैं। इस शुरुआती मॉडल का नतीजा क्या निकला? क्या ये सफल रहा? देखिए, इसने चीन को एक औद्योगिक आधार बनाने में मदद की जो पहले नहीं था। अच्छा, नागरिकों को रोजगार और सामाजिक सुरक्षा मिली। शिक्षा और स्वास्थ्य में भी चीन कई विकासशील देशों से आगे निकल गया। अर्थव्यवस्था 5-6% की दर से बढ़ी भी। तो फिर दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत ये थी कि जनसंख्या भी 2-3% सालाना बढ़ रही थी, तो ये विकास नाकाफी था। खेती से इतनी बचत नहीं हो पा रही थी कि उद्योगों को तेजी से बढ़ाया जा सके। औद्योगिक उत्पादन धीमा था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ना के बराबर था और प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी। तो कुछ वैसी ही दिक्कतें थीं जो सोवियत संघ में भी थीं। हाँ, काफी हद तक। फिर वो बड़ा मोड़ कैसे आया? यहाँ से कहानी वाकई दिलचस्प हो जाती है। हाँ, 1970 का दशक बड़े बदलावों का था। चीनी नेतृत्व ने बड़े नीतिगत फैसले लिए। 1972 में अमेरिका से रिश्ते जोड़कर चीन ने अपने राजनीतिक और आर्थिक अलगाव को तोड़ने की शुरुआत की। अमेरिका से रिश्ते 1972 में? जी। फिर 1973 में प्रीमियर जो एनलाई ने 4 आधुनिकीकरण का नारा दिया। कृषि, उद्योग, विज्ञान, तकनीक और सेना। 4 आधुनिकीकरण। ट्याओपिंग ने खुले द्वार की नीति और आर्थिक सुधारों का ऐलान कर दिया। खुले द्वार की नीति? हाँ, मकसद था बाहर से पूंजी और तकनीक लाकर उत्पादकता बढ़ाना। चीन ने ये सुधार लागू कैसे किए? क्या ये रूस की तरह शॉक थेरेपी थी, मतलब रातों रात सब कुछ बदल देना? नहीं, चीन ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना।
उन्होंने शॉक थेरेपी नहीं अपनाई। तो फिर कैसे? अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से खोला। जैसे खेती का निजीकरण 1982 में हुआ तो उद्योगों का 1998 में। काफी अंतर है दोनों में। हाँ, व्यापार की बाधाएं भी शुरुआत में सिर्फ स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZs में हटाई गईं, जहां विदेशी कंपनियां आकर निवेश कर सकती थीं। SEZs, हाँ, इनका नाम सुना है। यानी चीन ने बाजार अर्थव्यवस्था तो अपनाई, लेकिन उसमें राज्य की भूमिका हमेशा अहम बनी रही। स्रोत के एक कार्टून में चीन की दीवार और ड्रैगन का इस्तेमाल इसी जबरदस्त आर्थिक उछाल को दिखाने के लिए किया गया है। और इन नई आर्थिक नीतियों का नतीजा क्या हुआ? जबरदस्त। अर्थव्यवस्था जो ठहरी हुई सी थी, उसमें जान आ गई। खेती के निजीकरण से उत्पादन और किसानों की आमदनी दोनों बढ़ी। अच्छा। लोगों की बचत बढ़ी, जिससे गांव में छोटे छोटे उद्योग तेजी से लगे। पूरी चीनी अर्थव्यवस्था, चाहे वो उद्योग हो या खेती, तेज रफ्तार से दौड़ने लगी। और विदेशी व्यापार? नए व्यापार कानूनों और SEZs की वजह से विदेशी व्यापार में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई। चीन विदेशी निवेश FDI के लिए दुनिया की सबसे पसंदीदा जगह बन गया। उसके पास इतने विदेशी मुद्रा भंडार जमा हो गए कि अब वो खुद दूसरे देशों में बड़ा निवेश करने लगा है। 2001 में WTO का सदस्य बनना दुनिया के लिए और खुलने की दिशा में एक और बड़ा कदम था। लेकिन क्या इस तरक्की की चमक सब तक पहुंची? कुछ अंधेरे कोने भी तो होंगे। एक और कार्टून का जिक्र है जिसमें चीन की साइकिल आज के चीन के द्वंद्व या विरोधाभास को दिखाती है। हाँ, ये एक अहम सवाल है और सच ये है कि आर्थिक सुधारों का फायदा चीन में सबको बराबर नहीं मिला। जैसे बेरोजगारी बढ़ी है। स्रोत के मुताबिक करीब 10 करोड़ लोग काम की तलाश में हैं। महिला श्रमिकों के रोजगार और काम के हालात कई मामलों में बहुत खराब बताए जाते हैं, जिनकी तुलना 18वीं-19वीं सदी के यूरोप से की गई है। बाप रे। अमीर गरीब की खाई बढ़ी है, खासकर गांव और शहरों के बीच और तटवर्ती इलाकों और अंदरूनी प्रांतों के बीच। साथ ही पर्यावरण का नुकसान और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं भी बढ़ी हैं। तो चुनौतियां भी कम नहीं है। बिल्कुल, लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद आज चीन क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर एक ऐसी आर्थिक महाशक्ति है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाँ, ये तो है। दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं से इसके जुड़ाव और आपसी निर्भरता ने इसे अपने व्यापारिक साझेदारों पर काफी प्रभाव दिया है। यही वजह है कि जापान, अमेरिका, आसियान या रूस के साथ उसके जो भी विवाद हैं, उनमें आर्थिक पहलू बहुत अहम हो जाता है। ताइवान, जिसे वो अपना हिस्सा मानता है, उसके साथ भी वो मतभेदों को शायद आर्थिक एकीकरण के जरिए ही हल करना चाहता है। और बाकी दुनिया पर असर? 1997 के एशियाई वित्तीय संकट के समय उसने जिस तरह आसियान देशों की मदद की, उससे उसके उदय को लेकर जो डर था वो भी कुछ कम हुआ। और अब लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में उसके बढ़ते निवेश और मदद उसे विकासशील दुनिया के एक नेता के तौर पर पेश कर रहे हैं। अब चीन के साथ भारत के रिश्तों पर आते हैं। हमारा पड़ोसी भी है और एक उभरती शक्ति भी। स्रोत कहते हैं कि पुराने जमाने में दोनों महान सभ्यताएं थीं, पर उनके प्रभाव क्षेत्र अलग अलग थे, इसलिए शायद आपसी समझ कम रही। हाँ, ये बात सही है। आजादी के बाद हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा, एक उम्मीद जगी थी। हाँ, उम्मीद तो थी कि दोनों मिलकर एशिया और विकासशील दुनिया का भविष्य लिखेंगे। लेकिन 1950 में चीन का तिब्बत पर कब्जा, फिर सीमा विवाद और आखिरकार 1962 का युद्ध, खासकर अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के अक्साई चिन्ह को लेकर, इन सब ने उस शुरुआती उम्मीद को तोड़ दिया। 1962 का युद्ध? हाँ, उस युद्ध में भारत की हार का रिश्तों पर बहुत लंबा और गहरा असर पड़ा। 1976 तक तो राजनयिक संबंध भी बहुत निचले स्तर पर थे। वो फिर रिश्तों सुधार की गुंजाइश कब और कैसा बनी? 1970 के दशक के आखिर में चीन में माओ के बाद नेतृत्व बदला। नई नीतियां ज्यादा यथार्थवादी और कम विचारधारा पर आधारित थीं। अच्छा। तो चीन अब विवादास्पद मुद्दों को किनारे रखकर भारत से संबंध सुधारने को तैयार हुआ। सीमा विवाद सुलझाने के लिए 1981 में बातचीत भी शुरू हुई। 1981 से बातचीत? जी। शीत युद्ध खत्म होने के बाद तो रिश्तों में और बड़ा बदलाव आया। अब संबंधों में रणनीतिक के साथ साथ आर्थिक पहलू भी बहुत अहम हो गया है। दोनों देश खुद को उभरती वैश्विक शक्ति मानते हैं और एशिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति में बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं। 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीन यात्रा को अक्सर एक अहम मोड़ माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। उस यात्रा ने रिश्तों को सुधारने में नई जान फूंकी। उसके बाद
से दोनों सरकारों ने सीमा पर तनाव कम करने और शांति बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। जैसे सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान तकनीक में सहयोग के समझौते हुए, व्यापार के लिए बॉर्डर पोस्ट खोले गए। और व्यापार 1999 के बाद से भारत चीन व्यापार तेजी से बढ़ा है। 1992 में जो करीब 34 करोड़ डॉलर था, वो 2016 में 70 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया। वाह, काफी ज्यादा। जी, हाल के सालों में दोनों देश उन क्षेत्रों में भी सहयोग कर रहे हैं जहां पहले टकराव होता था, जैसे विदेशों में ऊर्जा सौदे हासिल करना। WTO जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अक्सर भारत और चीन की नीतियां समान रही हैं। लेकिन कुछ मुश्किल मुद्दे अभी भी हैं, जैसे भारत का 1998 का परमाणु परीक्षण, हाँ, जिसके लिए कभी-कभी चीन से खतरे का हवाला दिया गया। फिर पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में चीन की कथित मदद का सवाल। जी, ये मुद्दे हैं। बांग्लादेश और म्यांमार में चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी भी भारत के लिए चिंता का सबब रही है। ये मुद्दे हैं और इन्हें नकारा नहीं जा सकता, लेकिन मौजूदा हालात देखकर लगता नहीं कि ये किसी बड़े टकराव की वजह बनेंगे। ऐसा क्यों? एक अच्छा संकेत ये है कि सीमा विवाद पर बातचीत जारी है और सेनाओं के बीच भी सहयोग बढ़ा है। दोनों देशों के नेता और अधिकारी अब ज्यादा मिलते जुलते हैं, एक दूसरे को बेहतर समझने लगे हैं। बढ़ते हुए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन लिंक, साझा आर्थिक हित और एक जैसी वैश्विक चिंताएं, ये सब मिलकर दुनिया के इन दो सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों के बीच रिश्तों को और सकारात्मक और मजबूत बनाने में मदद करनी चाहिए। उम्मीद तो यही है। स्रोत में जापान और दक्षिण कोरिया का भी जिक्र है, संक्षेप में ही सही। जापान तो अपनी हाईटेक कंपनियों सोनी, पैनासोनिक, सुजुकी के लिए मशहूर है। हाँ बिल्कुल, कम प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद इसने गजब की तरक्की की है। और अर्थव्यवस्था 2016 में ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। G7 का इकलौता एशियाई सदस्य है और UN बजट में दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है, लगभग 10%। 10%। जी, ये अकेला देश है जिसने परमाणु बम की विभीषिका झेली है। हाँ, हिरोशिमा और नागासाकी, युद्ध का त्याग। हाँ, हालांकि इसका सैन्य खर्च GDP का सिर्फ 1% है, फिर भी ये दुनिया में 7वां सबसे बड़ा है। अमेरिका के साथ इसका 1951 से सुरक्षा समझौता है। तो स्रोत सवाल उठाता है कि क्या इन सब बातों के मद्देनजर जापान एक प्रभावी वैकल्पिक शक्ति केंद्र बन सकता है? हाँ, ये एक विचारणीय प्रश्न है। इसमें एसिमो रोबोट की तस्वीर भी है जो उसकी तकनीकी ताकत दिखाता है। और दक्षिण कोरिया, हान नदी पर चमत्कार का जिक्र आता है। जी, कोरियाई प्रायद्वीप विश्व युद्ध के बाद बट गया था। दक्षिण कोरिया भी एशिया में एक अहम शक्ति केंद्र बनकर उभरा है। और इसका चमत्कार 1960 से 80 के दशक के बीच इसने जबरदस्त आर्थिक तरक्की की, जिसे हान नदी पर चमत्कार कहते हैं। 2016 में ये दुनिया की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था और 10वां बड़ा सैन्य खर्च वाला देश था। इसकी सफलता के पीछे क्या कारण बताए गए हैं? कई कारण हैं। सफल भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, मानव संसाधन पर जोर, तेज और न्यायसंगत विकास, निर्यात पर फोकस और प्रभावी संस्थान। सैमसंग, LG, हुंडई, ये नाम तो भारत में घर घर में जाने जाते हैं। बिल्कुल। और भारत और दक्षिण कोरिया के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्ते बढ़ रहे हैं। सियोल के शानदार स्काईलाइन की तस्वीर भी स्रोत में है। तो आज हमने देखा कि कैसे शीत युद्ध के बाद दुनिया बदली है और शक्ति के नए केंद्र उभरे हैं। UE का एकीकरण और उसकी अंदरूनी चुनौतियां। हाँ, फिर आसियान का वो अनोखा आसियान तरीका और उसका बढ़ता प्रभाव। और चीन का वो हैरत अंगेज आर्थिक काया पलट और उसकी अपनी जटिलताएं। साथ ही जापान और दक्षिण कोरिया की अहमियत को भी समझा। ये सभी केंद्र अपने अपने ढंग से दुनिया को नया आकार दे रहे हैं। बिल्कुल, ये साफ है कि दुनिया अब एक ध्रुवीय या द्विध्रुवीय नहीं रही। EU, आसियान, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ये सब अपनी अपनी ताकतों, रणनीतियों और चुनौतियों के साथ महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। जी, श्रोताओं के लिए यहाँ एक दिलचस्प सवाल ये हो सकता है, भविष्य में इन अलग अलग शक्ति केंद्रों के बीच हम किस तरह के समीकरण बनते या बिगड़ते देख सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। कौन से नए गठबंधन उभार सकते हैं या कौन से तनाव वैश्विक व्यवस्था पर सबसे ज्यादा असर डालेंगे? इन संभावनाओं पर सोचना हमें आने वाले समय की जटिल तस्वीर को समझने में मदद कर सकता है।